हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 सितंबर 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर 2.5 दशक के बाद पाकिस्तान ने ये आखिरकार मान ही लिया कि हाँ, कारगिल जो घुसपैठ थी और कारगिल का जो युद्ध था वो पाकिस्तान की ही देन थी। तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रक्षा दिवस पर अपने भाषण में ये कबूल भी कर लिया है। अब पाकिस्तान की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2.5 दशकों तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कारगिल की साजिश रचने की बात मान ली है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार किया। रक्षा दिवस यानी कि शुक्रवार को जब उनका रक्षा दिवस था उस पर उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि भारत के साथ हुए 3 युद्धों के साथ साथ कारगिल का भी जिक्र किया गया और मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख ने कारगिल युद्ध में अपने सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी स्वीकार की है। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ जैसे पिछले सेना जो प्रमुख हैं या फिर राजनीतिक नेतृत्व वाले हैं, उन्होंने कारगिल में किए गए घुसपैठ में पाकिस्तान की भागीदारी से हमेशा इनकार किया था। रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में रक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनरल मुनीर ने सेखी बगाड़ते हुए कहा कि निश्चित रूप से पाकिस्तान एक शक्तिशाली और बहादुर राष्ट्र है। यह स्वतंत्रता के मूल्य को समझता है और जनता इसको समझती है कि पाकिस्तान में वो सुरक्षित हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि 1948, 65 और 71 की लड़ाई हो या कारगिल संघर्ष, हजारों सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान हो गए। इसमें उन्होंने आगे भी बताया कि अब तक पाकिस्तान कारगिल युद्ध में अपनी संलिप्तता से किस तरीके से इनकार करता रहा था, लेकिन मुनीर ने इसको स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया। असम में बगैर एनआरसी अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। इसके लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार की जाएगी और उसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी की आवेदन रसीद संख्या जमा करने से अवैध विदेशियों के आधार कार्ड बनने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदन जनसंख्या से अधिक हैं। हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। असम में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतेंगे। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। जिरीबाम जिले में शनिवार सुबह 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार उग्रवादियों ने एक व्यक्ति को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा 2 विरोधी समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में 4 अन्य लोग मारे गए। इस बीच चूड़चंद्रपुर जिले में शुक्रवार की रात रॉकेट हमले के बाद सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 3 बंकर नष्ट कर दिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि 6 अन्य घायल हैं। ताज़ा हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की आपात बैठक बुलाई। पुलिस के अनुसार उग्रवादी जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसे और उसे सोते समय गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर 2 विरोधी समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भारी गोलाबारी हुई। इसमें 3 उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि मैतेई और हमार समुदायों के प्रतिनिधियों ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 1 अगस्त को असम के कछार में सीआरपीएफ के एक कार्यालय में समझौता किया था। फिर भी इलाके में हिंसा हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की। राज्य में पिछले 5 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई है। उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है कि अफजल की फांसी पर पूछते तो मैं मना कर देता।
संसद हमले के दोषी अफजल की फांसी पर टिप्पणी कर उमर अब्दुल्ला घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने उमर पर आरोप लगाया है कि वह आतंकियों का समर्थन प्राप्त कर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार से अफजल की फांसी पर सलाह ली जाती तो मैं मना कर देता। अगर केंद्र सरकार को फांसी के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती तो मंजूरी नहीं दी जाती। मुझे नहीं लगता कि उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। संसद हमले के दोषी अफजल को फरवरी 2013 में फांसी दी गई थी। उस समय केंद्र में यूपीए सरकार थी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर राष्ट्र विरोध तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उमर को आपत्ति क्यों है। कंपनी प्रायोजित डॉक्टरों की विदेश यात्रा पर अंकुश। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां अब डॉक्टरों को विदेशी यात्रा नहीं करा सकेंगी। सरकार ने मेडिकल उपकरण सेक्टर के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। सरकार ने अनैतिक चयन पर अंकुश लगाने के मकसद से ये कदम उठाए हैं। असम में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कई कंपनियां डॉक्टरों के लिए विदेश में कार्यशालाएं आयोजित करती है, उनके खाने पीने से लेकर ठहरने तक का प्रबंधन करती है। यही नहीं, वह घूमने फिरने का खर्च भी उठाती है, उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभान्वित करती है। बदले में ये कंपनियां चिकित्सकों से लाभ उठाती हैं। चिकित्सक जो है वो खर्चा उठाने वाली कंपनी के उपकरण मरीजों के लिए लिखते हैं या उनकी सिफारिश करते हैं। अधिसूचना में फार्मास्यूटिकल विभाग ने मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन यानी चिकित्सा उपकरण संघ से स्वास्थ्य सेवाएं पेशेवरों के लिए विदेश में कार्यशालाओं के आयोजन, उन्हें होटल में ठहरने व आर्थिक अनुदान की पेशकश करने पर रोक लगाने को कहा है। इसमें कहा गया है कि सभी संघों को चिकित्सा उपकरणों की मार्केटिंग के लिए एक नैतिक समिति का गठन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, सोने में बदली नवदीप की चांदी, सिमरन को कांस्य। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का पदक जीतना शनिवार को भी जारी रहा। पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में हरियाणा के पानीपत के नवदीप सिंह ने रजत पदक जीता है, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने वाले ईरान के बेत सयाह सादेह के अयोग्य घोषित होने के बाद नवदीप के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदलने का निर्णय किया गया, जो पेरिस पैरालंपिक में भारत का 7वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिलाओं की 200 मीटर T12 दौड़ में यूपी के गाजियाबाद के सिमरन ने कांस्य पदक जीता है। मौजूदा विश्व चैंपियन सिमरन ने फाइनल में 24.75 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है और भारत को 28वां पदक दिलाया है। नमो भारत के ट्रैक पर देश में सबसे तेज गति से मेरठ में चलेगी मेट्रो ट्रेन। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अधिकतम 135 और औसत 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन का परिचालन होगा। 23 किलोमीटर की दूरी में जिस ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, उसी ट्रैक पर हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन भी मेरठ शहर के अंदर 23 किलोमीटर के बीच दौड़ती हुई नजर आएगी। शनिवार दोपहर गाजियाबाद स्थित RRTS के ढुलाई डिपो में आधुनिक मेरठ मेट्रो के इंटीरियर यात्री केंद्रित सुविधाओं का अनावरण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक सलभ गोयल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेनसेट का बाहरी भाग फ्लोरा सेंटर हरे, नीले और नारंगी रंग का आकर्षक और आधुनिक कलर का समायोजन किया जाता है। इस ट्रैक में जो खासियत है वो है मेरठ मेट्रो ट्रेन वातानुकूलित होगी। लगेज रैक, ग्रैब हैंडल, CCTV कैमरे, चार्जिंग सुविधाएं, डायनेमिक रूप से मैप ट्रेन में दिखाई भी देगा। सभी मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। मतलब इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। राजधानी में एक साल में 40,000 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। सत्यापन के दौरान पते पर संबंधित व्यक्तियों के न मिलने पर एक साल में 40,000 से अधिक राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। निरस्त किए गए राशन कार्ड की जगह नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 3 माह में राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों की जाँच कर रहा है। दिल्ली में अभी 19.5 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें से 71 लाख लोगों के अनुसार राशन वितरित किया जाता है।
राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे भारत और यूएई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। रविवार को भारत की यात्रा पर पहुंच रहे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मोदी के आमंत्रण पर भारत आ रहे शेख खालिद के साथ वहां के उद्यमियों व सरकार के उच्चाधिकारियों का एक बड़ा दल भी भारत आ रहा है। शेख खालिद सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वह राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक क्राउन प्रिंस शेख खालिद और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हर पहलू पर बात होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और यूएई के बीच बेहद ऐतिहासिक व मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने अपने समग्र रणनीतिक साझेदारी को गहरा बनाने के लिए काफ़ी नए कदम उठाए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का सेवा समझौता रद्द न होने से नहीं छूट पा रहे हैं भारतीय। जुलाई 2024 में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि उनकी सेना ने जिन भारतीयों को रखा गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। पुतिन ने वादा किया कि ऐसा किया जाएगा, मगर 2 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद ऐसा करीब 75 भारतीयों को वापसी संभव नहीं हो पा रही है। इसके लिए एक बड़ी वजह रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन भारतीयों की सेवाओं को लेकर किए गए समझौते को रद्द नहीं किया जाना बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले कूटनीतिक सूत्रों ने बताया है कि रूस का रक्षा मंत्रालय सिर्फ भारतीयों के लिए समझौते को रद्द करने का नोटिस नहीं जारी कर सकता है। यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत के बाद रूसी सेना में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और अन्य देशों के लोगों को भी शामिल किया गया है। सुखोई तेजस सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने दिखाए कर्तव्य। राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के तहत शनिवार को ओपन डे शो हुआ। इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 व तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने आसमान में तरंग बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। भारतीय वायुसेना की एयर बेयरिंग ड्रिल टीम के 28 सदस्यों ने हाथ में राइफल लेकर संगीत पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शुरुआत में अग्निवीर वायु की महिला जवानों ने प्रस्तुति दी। आरंभ है प्रचंड है संगीत की धुन पर हेलीकॉप्टर प्रचंड ने प्रवेश किया और 10 मिनट तक हवा में करतब दिखाए। एनसीईआरटी अब सभी विषयों में कराएगी मास्टर और पीएचडी। स्कूली छात्रों के लिए शोधपरक अध्ययन सामग्री तैयार करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम को संचालित करने के साथ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसके तहत जल्द ही वह सभी विषयों से जुड़े मास्टर और पीएचडी शुरू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र में एनसीईआरटी अपने मुख्य कैंपस के साथ ही क्षेत्रीय दलों के जरिए इन कोर्सों को शुरू कर देगी। एनसीईआरटी ने यह पहल डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद शुरू की है, जो कि उसे पिछले साल ही 63वें स्थापना दिवस का पर प्रदान किया गया था। इसके तहत भविष्य में अब दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह बैचलर, मास्टर और पीएचडी कोर्स शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रवाद से समझौता राष्ट्र के साथ धोखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी पहचान है। यदि इसमें कमजोरी आएगी तो हजारों वर्ष की संस्कृति पर कुठाराघात होगा। हमें निजी और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि हम राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे तो वह राष्ट्र के साथ धोखा होगा। जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति शनिवार को गोरखपुर में निर्मित पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आए बदलावों के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मुक्तकंठ से सराहना की। कहा कि दुनिया में बनी भारत की सशक्त पहचान में यूपी का गुणात्मक भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देशों में कैसी हालत है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक नई यात्रा चल रही है, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि कब तक
होती रहेगी न्याय में देरी। जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख कर न्यायिक तंत्र की एक गंभीर समस्या को नए सिरे से रेखांकित करने का काम किया है। उन्होंने लंबित मुकदमों को न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनाते हुए ऐसे मुकदमों के कारण आम आदमी को होने वाली समस्याओं का विस्तार से जो जिक्र किया, उस पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को तत्काल प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक आंकड़ों के अनुसार ऐसे मुकदमों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंच गई है। यह ठीक है कि लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए लोक अदालतें सक्रिय हैं, लेकिन अभी वांछित नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारी न्यायिक तंत्र विकसित और कई विकासशील देशों जैसे नहीं बन पाया है। यह अच्छा है कि न्याय में देरी की समस्या से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी अच्छी तरह से परिचित हैं। उन्होंने जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बताया कि जिला स्तर पर न्यायिक कर्मियों की रिक्तियां 28% और गैर न्यायिक कर्मचारियों की 27% है। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित एक समिति का जिक्र करते हुए ऐसे मामलों को कम करने के लिए एक कार्य योजना भी रेखांकित की है। 3 चरणों वाली इस कार्य योजना के तहत ऐसे उपाय किए जाएंगे जिनसे अदालतें पूरी क्षमता से काम कर सकें। इस कार्य योजना में कुशल न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करना और लंबित मुकदमों को हल करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने पुराने कानूनों को खत्म करने का वादा किया था। इस वादे पर अमल करते हुए तमाम पुराने और अप्रासंगिक पड़ चुके कानूनों को खत्म किया गया था, लेकिन लंबित मुकदमों का बोझ और न्याय में देरी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अपने देश में निचली अदालतों की जैसी कार्यप्रणाली है वह चिंतित करने वाली है। वह कार्यप्रणाली न्यायिक तंत्र का उपहास सी उड़ाती नजर आती है। न्याय में देरी अन्याय ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न्याय आम आदमी से दूर होता चला जा रहा है। अपने देश में जो जितना निर्धन और असहाय है उसके लिए न्याय पाना उतना ही कठिन है। हमारे नीति नियंता यह ध्यान रखें तो बेहतर है कि यदि न्यायिक तंत्र पर से लोगों का भरोसा उठता है तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। न्याय में देरी के कारणों का उल्लेख कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लोग जब तक करते ही रहते हैं, लेकिन इन कारणों का निवारण कैसे हो, इस पर उनमें आम राय कायम नहीं हो पा रही है। उन्हें न केवल आम राय कायम करनी होगी बल्कि आपस में मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था भी बनानी होगी जिससे न्याय में देरी ही समस्या का प्रभावी तरीके से समाधान हो सकेगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो भ्रष्टाचार और अपराधों पर अंकुश लगाना तो कठिन होगा ही, देश के विकास की गति को आगे बढ़ाना और विकसित भारत के सपने को साकार करना भी मुश्किल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, यानी कि पेज पर, क्योंकि जो सेकंड आर्टिकल होता है संडे को वो एक हास्य व्यंग होता है तो उसको हम स्किप करेंगे। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि अरहर और मूंग के रकबे में वृद्धि ने जगाई आस। देखिए, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। कई तरह के अनाज का निर्यात भी किया जाता है, लेकिन दलहन की भारी कमी के चलते प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख टन दाल का आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने अगले 3 वर्ष में दाल के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बुआई से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट ने उत्साह बढ़ाया है। इस बार अब तक अरहर और मूंग के रकबे में 9 लाख हेक्टेयर वृद्धि होती दिख रही है। धान की पैदावार के साथ किसान दलहन की ओर रुख करने लगे हैं। माना जा रहा है कि दलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि एवं 100% खरीद की गारंटी ने किसानों को खेती का पैटर्न बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके चलते अरहर और मूंग पर फोकस बढ़ा है। सहयोगी को बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों के खंगाले जा रहे हैं खाते। अपने सहयोगी संस्थानों को बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों के बैंक खाते GST विभाग खंगाल रहा है। जानकारी की जा रही है कि किन किन कंपनियों ने अपनी सहयोगी कंपनियों के लिए गारंटी दी है। ऐसी गारंटी की 1% राशि पर GST देना होगा, लेकिन GST पॉलिसी विंग ने 11 जुलाई 2024 को संशोधित पत्र जारी कर टैक्स की गणना 1 जुलाई 2017 से किए जाने की बात कहकर कॉरपोरेट जगत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैनचेट्स
चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के सलाहकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक बड़ी कंपनियां अपनी छोटी सहयोगी कंपनियों को बैंक गारंटी देती रही हैं, इसके लिए उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। 26 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में कहा गया है कि जितनी राशि की बैंक गारंटी दी होगी उस राशि के 1% को वैल्यू मानते हुए उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जगह ट्रंप को समर्थन देगा हिंदू संगठन। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले ट्रंप के साथ बहस के दौरान जो बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्हें रेस से हटाना पड़ा था। इस बीच हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट संगठन ने घोषणा की है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेगा। संगठन के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदुजा ने दावा किया है कि हैरिस भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत अस्थिर साबित होंगी। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने सीमा को सुरक्षित नहीं रखा है। फ्रांस में प्रधानमंत्री पद पर बार्नियर का विरोध। फ्रांस में प्रधानमंत्री पद पर माइकल वार्नियर की नियुक्ति के बाद विरोध फूट पड़ा है। देश के 130 शहरों में वार्नियर की नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी दलों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर चुनाव की चोरी का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि इस माहौल में दक्षिणपंथी वार्नियर को सरकार गठन में भारी मुश्किल होगी। मैक्रोन ने 73 वर्षीय वार्नियर को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया था। वह ब्रेक्जिट के मसले पर ब्रिटेन से बात करने के लिए यूरोपीय संघ के वार्ताकार रहे हैं। त्रिशंकु संसद चुने जाने के बाद 2 महीने की तलाश में गुरुवार को प्रधानमंत्री पद के लिए बार्नियर का नाम सामने आया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले साक्षात्कार में बार्नियर ने कहा कि सरकार में वह कंजर्वेटिव और लेफ्ट पार्टियों के कुछ प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे। अब की प्रधानमंत्री मोदी नहीं, जयशंकर करेंगे यूएन महासभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। जुलाई में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के वक्ताओं की अंतिम सूची में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुक्रवार को जारी वक्तव्य की संशोधित अंतिम सूची में कहा गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने के अब 28 सितंबर को महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है। प्रदूषित हवा में सांस ले रही है 99% आबादी। पांचवां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस शनिवार को मनाया गया। इसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारी निवेश का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने माना कि मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के अलावा प्रदूषण अर्थव्यवस्थाओं का भी गला घोट रहा है। यह हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है, जो जलवायु संकट में आग में घी का काम कर रहा है। आज 99% से अधिक आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, जिसमें 80 लाख से अधिक वार्षिक मौतें हो रही हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। प्रदूषित हवा महिलाओं, बच्चों और वृद्ध लोगों पर अधिक प्रभाव डालती है। 1 अक्टूबर को नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए जापान तैयार। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के उत्तराधिकारी का चयन 1 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले संसद के एक सत्र के दौरान किया जाएगा। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सितंबर को अपना अगला अध्यक्ष चुनने संसद के दोनों सदनों पर एलडीपी और उसके संगठन सहयोगी कमेटी का नियंत्रण है। इसलिए प्रधानमंत्री के चयन को सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है। सरकार कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, जिसे सितंबर के अंत में किशिदा की कैबिनेट द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि अगले प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के तुरंत बाद प्रतिनिधि सभा को भंग करने का फैसला लेते हैं तो आकस्मिक चुनाव की सबसे पहली तारीख 27 अक्टूबर होगी, और यदि नया नेता समय की मांग करता है तो दूसरी संभावित तारीख 10 नवंबर होगी। तो ये आज का यानी 8 सितंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।